नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत। आज मदद करने के लिए होंगे अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के आशीष महेश्वरी। स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे बढ़िया तरीके से आशीष जी कुछ ही देर बाद। जिन के आज क्वेरी सॉल्व करने का दिन है, मजा आएगा उनको। करना क्या है और उसका विकल्प क्या है, वो सब आपकी स्क्रीन पर बढ़िया तरीके से आ जाएगा। लेकिन पहले टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी और वो इंस्टाग्राम वगैरह सब आ गया तो प्लीज दिखाइए, रीच आउट करिए। आप लोग आप अपने सवाल भेजेंगे तभी हम लोग आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे, तभी इस शो में हम आपको इंक्लूड कर पाएंगे। हमारी कोशिश लेकिन इस प्रोग्रामिंग के जरिए यही है कि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज भेज सके। इंस्टाग्राम और ट्विटर में खुद ही देख लेता हूं, तो आप क्वेरीज भेजेंगे तो पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। एल्स हमारी टीम पूरे समय वो इनकमिंग फीड्स को मॉनिटर करती रहती है। महिलाओं रिलेटेड सारी क्वेरीज इस शो में कोशिश होती है कि इंक्लूड करी जाए। भारतीय बाजार स्क्रीन पर लेकर आइए और एकदम पस्त पड़ा हुआ है, जबकि आज वो दिन था जिस तरह के क्यूज थे, जिस तरह के संकेत थे, लग रहा था पिछले हफ्ते के उस कंसोलिडेशन से शायद बाहर आने के लिए पर्याप्त एम्युनिशंस हैं हमारे पास। पिछले हफ्ते हुआ क्या था, मंडे को वोलेटाइल सेशन था, वीकनेस आई थी, उसके बाद पूरे हफ्ते एक रेंज में फंस गया था भारतीय बाजार और दायरा लगातार सिमटता चला गया। 9 दिन के अच्छे मूव्स, बैक टू बैक 3 हफ्ते के अच्छे मूव्स के बाद लास्ट वीक कंसोलिडेशन का था। और इस हफ्ते सारे ट्रिगर्स, सारे एम्युनिशन जो मैं कह रहा हूं, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के बढ़िया नंबर, आईसीआईसीआई बैंक के स्टेलर परफॉर्मेंस, किसी विप्रो, किसी कोटक, सबको लेकर बढ़िया अपडेट्स है। सब निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनके मैं नाम ले रहा था, और इसमें आरआईएल और आईसीआईसीआई बैंक तो हाईलाइट बने हुए थे। ये एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी का दिन था, वीक था, तो सब कुछ इंग्रेडिएंट्स प्लेस थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हम फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल्स के अब इर्द गिर्द ही घूमते हुए आपको नजर आएंगे। 17,650 के आसपास के जोन्स पे भारतीय बाजार इस समय कामकाज कर रहा है, जबकि आज चले थे तो 700 के ऊपर भी देखा हमने टिक्स। वो शुरुआती टिक्स थे 700 के ऊपर के, पर वो खुलने के साथ ही ठंडे पड़ते चले गए। देखते हैं बाकी के सेशन कैसे पैन आउट होता है। और ये तब हो रहा है जब निफ्टी बैंक 3/4% की मजबूती के साथ इस समय कामकाज कर रहा है। तो बाजार का, निफ्टी का 40% कॉन्स्टिट्यूएंट 3/4% ऊपर है, अच्छी मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। उसके बावजूद निफ्टी फ्लैटिश रुझान के साथ ट्रेड कर रहा है। उसके पीछे रीजन, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रख दीजिए स्क्रीन पे, वो जो मांग रहा हूं वो दे दीजिए। कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइए स्क्रीन पे, उससे क्लियरली एविडेंट हो जाएगा क्यों निफ्टी बैंक के आउट परफॉर्मेंस के बावजूद निफ्टी पस्त पड़ा हुआ आपको नजर आएगा। जो आपके राइट हैंड साइड पे लाल वाले स्टॉक्स हैं, ये सारे उस बैंकिंग स्टॉक्स की अच्छी तेजी को निगेट करते हैं। किसी आईसीआईसीआई, किसी एसबीआई, किसी एक्सिस की तेजी को निगेट करते हुए। चलिए, लेकिन शो का बेसिक प्रोमाइस है क्वेरीज को सॉल्व करना। टिकर टीम नीचे मार्केट लगातार चला रही है, सारे स्टॉक इन एक्शन चला रही है, वो आप लोग प्लीज नोट डाउन करते रहिए। आज हमें सिरसा जाना है, फरीदाबाद जाना है और साथ साथ अहमदाबाद जाना है। सब जुड़ते हुए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सबसे पहले अहमदाबाद से सेजल पांड्या आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। सेजल मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सेजल मैम, कितने समय से शेयर बाजार में? अहमदाबाद में तो बचपन से ही शेयर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है क्या? Excuse me, आशीष जी, it's सेजल पंड्या, not it's सेजल पंड्या, not पांड्या। पंड्या, सॉरी, वो प में आ की मात्रा लग के आया था तो मैंने वैसे ही प्रोनाउंस कर दिया मेरे पास। अच्छा सेजल मैम, अरे सेजल मैम फ्रीज हो गई क्या डायरेक्टर साहब? मैम आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है आवाज। वीडियो फ्रीज हो गया, कोई नहीं। सेजल मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हुए आप? काफी लॉन्ग टाइम, अराउंड 2006 और 7, 2006 से। अरे 1.5 दशक के ऊपर हो गया, आप तो ऑलमोस्ट 2 दशक की तरफ बढ़ रहे हो। कैसा रहा ये 2006 ऑनवर्ड जर्नी? तब भी उतने टाइम से हमारा, यानी हमसे जुड़े हो, ऑलमोस्ट मॉर्निंग हमारी आपसे ही स्टार्ट होती है। हाँ, उस टाइम, उससे पहले से मैं जुड़ा हुआ आपसे। यस मैम। सेजल मैम, तो ये 15 साल 18 साल की जर्नी कैसी रही? वैसे काफी प्रॉफिटेबल रहा, लॉन्ग टाइम के लिए हम कर रहे थे तो। हाँ, तो फर्स्ट जो मेरी सैलरी थी वो मैंने शेयर मार्केट में एज ए रिलायंस के शेयर लेके स्टार्ट किया था। हाँ, आफ्टर मैरिज 2-3 साल के बाद मेरे मैरिज हुआ 2008 में। तो हस्बैंड भी काफी इसमें एक्टिव था, तो दोनों हमने मिलके इसमें
इक्विटी में काफी अच्छा रिटर्न लिया, लेकिन 2008 में जो फर्स्ट मंदी आई कि काफी क्रैश हुआ था 1500 का, उसमें काफी हमारी कैपिटल वाइप हो चुकी थी। 2008 के आसपास शादी, आपकी शादी के साथ साथ फाइनेंशियल मेल्टडाउन भी आया। राइट, बड़ी भारी पड़ी बाजार के लिए आपकी शादी। सेजल मैम, अच्छा, टाटा मोटर्स का डीवीआर ले रखा है, मुझे बताया जा रहा है, किस भाव पे कितना समय हो गया, और ट्रेडिंग वाला मामला था, ये फंडामेंटल पिक था आपकी? नहीं, फंडामेंटल लॉन्ग टाइम के लिए ही लिया था ऑलरेडी। ये मैंने अराउंड 140 पे 600 शेयर लिए हुए थे, 2 साल के अराउंड हो चुका हुआ, अराउंड 2 के आसपास। हाँ, 140 खरीद पे ठीक है, 100 रुपए ऊपर चल रहा है। तो अब आशीष सर से पूछूं क्या, इस भाव पे निकलना है, रखे रहूं, क्या करना है? अभी भी लॉन्ग टाइम रख सकती हूँ, तो अभी उसमें कुछ अच्छा मूवमेंट बन सकता है तो रखूं या फिर प्रॉफिट बुक कर लूं, मेन वही पूछना है। आशीष सर, टाटा मोटर्स डीवीआर एक्विजिशन प्राइस है 140 की, चल रहा है 240 प्लस पे, रखे रहूं क्या? देखिए, बिल्कुल काफी अच्छे प्राइस पर आपने स्टॉक को परचेज किया है, तो उसके लिए बधाई। और मेरी सलाह अभी भी टाटा मोटर्स डीवीआर में बने रहने की रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पैसेंजर व्हीकल में जो इंडियन मार्केट में और जो ईवीज में ट्रैक्शन बना है, जो होलसेल सेल्स के बहुत अच्छे नंबर जेएलआर के आए हैं, इस स्टॉक में आगे जाके और मोमेंटम बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से करीब 10-1% की अपसाइड इस क्वार्टर के नंबर आने के बाद, और उसके मतलब 3-4 महीने का यदि आप होल्डिंग पीरियड रखते हैं, तो यहाँ से और पैसा बनेगा। और लंबी अवधि के लिए भी मेरा टाटा मोटर पे बाय की सलाह है, क्योंकि मेरा मानना है जो वर्स्ट है वो इस स्टॉक के लिए अब खत्म हो गया और अच्छा आगे प्रॉमिसिंग टाइम है। तो स्टॉक में बने रहिए जब तक आपको पैसे की जरूरत हो। बने रहिए मैम, पैसे की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं ना सेजल मैम? नहीं, अभी तो कोई जरूरत नहीं है, नहीं अभी। तो फिर तो होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं, इसे रखना चाहिए अभी और लंबी अवधि के लिहाज से। अच्छा, सिरसा से यशिका मैम जुड़ती हुई। यशिका मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम। यशिका मैम, आपको कितना समय हो गया, आप कैसे आए शेयर बाजार में? वैसे ही आ गए आफ्टर जॉब के, अभी 1.5 साल ही हुआ है मुझे, तो बिगिनर ही है हम। एंड आपको देखते हुए भी 1.5 साल हो गया, और स्टॉक मार्केट में भी 1.5 साल हो गया। तो अभी देखना शुरू करा आपने, गलत बात है। मैं 15, 16, 17 साल से लगा हुआ था, आपने फाइनली 1.5 साल पहले देखना शुरू करा। खैर ठीक है। यशिका मैम, पहली इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी? हाँ मैम, पहला सवाल। यस बैंक है सर। ओ हाँ, यस बैंक है, 19,250 शेयर्स हैं 21-15 की प्राइस पे। और यस बैंक जब बहुत चला, मतलब अभी हाल में तब लिया हुआ था? हाँ जी सर, अभी लिया था दिसंबर में। लग रहा है देख के भाव। क्यों लिया था याशिका मैम? मतलब उस टाइम पे मोमेंटम को चेज कर रहे थे, या सोचा था कि ये लंबी अवधि में बहुत तेजी दिखाएगा तो रख लेती हूँ इस टाइप की? इसको जो सपोर्ट कर रही है वो मैनेजमेंट एसबीआई की है, और मैं एसबीआई की एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे अपने मैनेजमेंट पे भरोसा सा हो गया था। तो अभी भरोसा सही लग रहा है कि गड़बड़ लग रहा है? वो तो तभी पूछने के लिए फोन किया सर। भाई तो आशीष सर, मैनेजमेंट एसबीआई का था, उस पे भरोसा है, वैसे अभी भी है बोलूंगा ना याशिका मैम? जी सर। हाँ, अभी कैसे बोले, याशिका मैम का भरोसा है यस बैंक पे। बीच में मोमेंटम तगड़ा था, 21 रुपए तक गया था, लग रहा निकल जाएगा, इस बार मैंने ले लिया, और ले लिया तगड़ी क्वांटिटी, 19-19,500 शेयर्स रख लिए। ये भरोसा तो बना रहेगा ना, बना रहना चाहिए ना आशीष सर, या ये गड़बड़ हो गया मामला? क्योंकि अब मेरी बाइंग से 5-6 रुपए ये स्टॉक नीचे आके खड़ा हो गया है। बिल्कुल आपके जैसे इनफैक्ट काफी सारे निवेशक ऐसे स्टॉक में ट्रैप हैं और वेट करते रहते हैं कि कैसे थोड़ा मूवमेंट आए और स्टॉक में से निकले। क्योंकि आप देखिए 5,000 करोड़ से ज्यादा की शेयर कैपिटल है यस बैंक की आज, और 2 रुपए पेड अप शेयर है। तो इतनी ज्यादा सप्लाई है, और सबसे ज्यादा इंडिया के जो शेयर होल्डर्स हैं वो अब यस बैंक में है। और उसके ऊपर यदि थोड़े खराब नतीजे जैसे इस क्वार्टर में आ गए तो वो एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है स्टॉक के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत जल्दी ये भाव देखने को दोबारा आपका वापस मिलेगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि एक बार आप इसमें से लॉस बुक करने का प्लानिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको 1 या 1.5 रुपए के मूवमेंट में ही महीनों निकल जाते हैं ऐसे स्टॉक में। और वर्स्ट न्यूज, जो खराब खबर आती है उस पर ज्यादा रिएक्ट करता है, और अच्छी खबर पे उतना रिएक्शन नहीं होता ऐसे स्टॉक में। तो आप निकल जाए, इसकी बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगा टैक्स मैको रेल का स्टॉक में आप निवेश करें, जो अभी 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और
जो रेलवे सेक्टर में जो डिमांड बनी हुई है, मुझे लगता है अभी भी काफी ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है कि रेलवे के वैगन्स और जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं वो ये कंपनी बनाती है। तो 50 रुपए के आसपास यदि आप इसमें निवेश करते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे करीब 30% का रिटर्न अगले 6 महीनों में टैक्स पैकोरेल में बन जाएगा, और यस बैंक में मुझे बहुत ज्यादा अगले 6 महीनों में एटलीस्ट उम्मीद नहीं। और चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसकी आउटस्टैंडिंग इक्विटी इतनी तगड़ी हो चुकी है, 2800-2900 करोड़ शेयर्स हैं इसके, जिसमें ज्यादातर बैंक्स के पास और बाकी मेरे ख्याल से बच्चे सब हम रिटेल के पास ही रह गए। यह हाल है यस बैंक, और इतनी तगड़ी इक्विटी को चलाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। कोई नियर टर्म में आउटलुक तो पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा मैम, बहुत मुश्किल है स्टॉक का चलना। वो भरोसा अपनी जगह था, और वो बेल आउट के अंतर्गत एसबीआई ने यस बैंक का मैनेजमेंट संभाला था, इक्विटी पैसा इन्वेस्ट कर रहा था। उनकी तो एक्विजिशन प्राइस कहीं अभी भी कंफर्ट में, हमारी नहीं है। आप चाहें तो मैम बेहतर है एग्जिट करें, और जो विकल्प आशीष जी सुझा रहे हैं उसकी तरफ मूव करें। बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आपके 19,000 प्लस शेयर्स और 5-6 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है। तो जरा सोच के आप कॉल लीजिएगा। रिकमेंडेशन तो यह है कि एग्जिट करना है यस बैंक से। फरीदाबाद से साधना गुप्ता मैम स्क्रीन पे। साधना मैम, क्या करते हो मैम आप, और आप कितने समय पहले आए शेयर बाजार में? 2004 से भी पहले से हूं मैं। अरे वाह। और तो 2004 से जब से शुरू हुआ कामकाज, अभी तक कोई स्टॉक रखे हुए हैं आपने, या पोर्टफोलियो बहुत रीशफल होता रहा इस दौरान? मेरे पास पेट्रोनेट एलएनजी के आईपीओ के प्राइस हैं, के शेयर्स हैं। वो आईपीओ कब आया था अंदाजन? 2004 में। ओके, उस समय तो टीसीएस भी आया था। और आईपीओ के समय टीसीएस नहीं लिया, पेट्रोनेट लिया? नहीं, अब वो उस समय लैक ऑफ नॉलेज एंड ये सब शौकिया शुरू हुआ था। हाँ। शौक में आगे बढ़ते गए। हाँ। इस तरह का ठीक है, ये तो हाइंडसाइट में सब किसको पता था टीसीएस इस तरह का कमा के दे देगा। ये तो सच है, ये तो हाइंडसाइट में क्वेश्चन करना इजी होता है, लेकिन उस समय पेट्रोनेट एलएनजी चमक रहा होगा, हो सकता है। अच्छा, अभी पहली क्वेरी कौन सी, पेट्रोनेट एलएनजी कोई और है मैम? नहीं, आईसीआईसीआई लैम्बार्ड आईपीओ प्राइस के ही है मेरे पास। 110 शेयर्स हैं, तो स्टिल अभी वही आईपीओ प्राइस के ही है मेरे पास। सब आईपीओ के सब्सक्राइब किए हुए माल रखा हुआ है क्या ज्यादातर? नहीं, सेकेंडरी मार्केट से भी लिए हैं। अच्छा, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में तो मुनाफा हो रहा है आपको। अब ये पूछना चाहते हो ऑफ लेट जो अंडर परफॉर्मेंस दिक्कत कर रहा है, ये प्रॉब्लम हो गई? हाँ, मतलब ये उतना रिटर्न नहीं दिया जितना इतना लंबा टाइम हो गया। आशीष सर सही है, इंश्योरेंस एज ए स्पेस की हम लोग वकालत बहुत करते रहते हैं, पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड वगैरह ने वो मजा आ नहीं रहा है, आजकल भी दिक्कत में ही आ रहा है। इस बार के रिजल्ट्स या अपडेट जो आया था वो भी ठंडा आया था। क्या करें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में मैम, बने रहें लंबी अवधि के लिए क्योंकि 660 की बाइंग प्राइस है, या इससे बेहतर घोड़े बाजार में जहां पे दाव लगाएं इससे निकलें? जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ आशीष। अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में निकल जाने की सलाह रहेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने देखा कि 1400 रुपए के बाद के लेवल से जो स्टॉक गिरना शुरू हुआ, ऑलमोस्ट अपने 50 रुपए लो पे ही ट्रेड कर रहे हैं। जरूर प्रॉफिटेबिलिटी में अभी लास्ट क्वार्टर में उनका अच्छा इंप्रूवमेंट आया, पर जो उनका एक कोर बिजनेस था मोटर इंश्योरेंस का, उसमें वो मार्केट शेयर कंटिन्यूस लूज कर रहे हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस में गेन कर रहे हैं, पर जो मार्जिन उनके ज्यादा थे वो हमेशा मोटर इंश्योरेंस में रहे हुए हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इस स्टॉक से निकल जाएं, और इसकी वजह मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जरूर से डबल वैल्यू का स्टॉक है, बट जो मेरा पिक रहेगा वो इंटरग्लोब एविएशन रहेगा। तो जो आप 1990 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है, और इस स्टॉक के में आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि ये पर्टिकुलर क्वार्टर में इंटरग्लोब एविएशन के रिकॉर्ड सेट ऑफ प्रॉफिट आएगा, और अगले साल में यदि ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा तो कम से कम आप मान के चलिए जो उनका पिछले साल लॉस किया था 8 से 9 हजार करोड़ का मुनाफा इंटरग्लोब एविएशन रिपोर्ट कर सकती है। तो आप यदि 1 साल का निवेश का नजरिया रखें तो आपको ये कम से कम 50% की अपसाइड इंटरग्लोब एविएशन 1 साल में देगा, जबकि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में ऐसा मेरा कोई उम्मीद नहीं है। तो बेटर आप स्विच कर लें। आज सुबह में किसी से चर्चा कर रहा था, वाकई इंटरग्लोब एविएशन किस तरह के स्वीट स्पॉट में आता चले जा रहा है। जेट है नहीं कंपटीशन में, खत्म हो चुका। स्पाइस जेट की रोज आए दिन दिक्कतें बढ़ती चली जा रही। एक एयर इंडिया है जो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने के इंटरनेशनल रूट्स पे लार्जली फोकस कर रहे, तो डोमेस्टिक में आई सर कहीं का टिकट बुक करो, इंटरग्लोब खचाखच एक तो भरा, और क्या अनाप शनाप प्राइसिंग के बावजूद 100% कैपेसिटी पे उड़ रहा है। गजब है सही में, इंटरग्लोब एविएशन को रडार पे रखना चाहिए। स्पेस में कंसोलिडेशन गजब का हुआ है इनके फायदे के लिए।
अच्छा सेजल मैम, अगला सवाल कौन सा? साउथ इंडियन बैंक ऑलरेडी ले रखा है या लेने का मन है? नहीं नहीं, मेरे पास अभी होल्ड है उसका। अराउंड मार्च के फर्स्ट वीक में मैंने बाय किया था। हाँ। 18 रुपीज 90 पैसे पे लिया था। 500 जैसा शेयर है मेरे पास उसका। और ये बीच में जब तेजी आ रही थी तब ले लिया था? ये ट्रेडिंग वाला मामला था क्या? हाँ जी, ट्रेडिंग वाला। तो फिर आप तो लॉन्ग टर्म लेते थे, ट्रेडिंग के झांसे में क्यों आए? बीच में कुछ ऐसा सोचा कि 5 to 10% निकल जाए तो बहुत है, यानी 1 से 2 महीने के लिए 3। बस स्टॉप लॉस नहीं लगाया फिर? नहीं रह गया, यानी था टच होके वापस ऊपर आया, यानी फिर होल्ड करा के अभी शायद ऊपर जा सकता है। 15 रुपए का मैंने स्टॉप लॉस रखा था। स्टॉप लॉस हिट होके वापस से बाउंस किया, यानी फिर सोचा कि शायद हो सकता है अब चल जाएगा। और सही बात भी हो, लॉस में पोजीशन बुक करना मुश्किल हो जाता है, कितना भी कह लो। स्टॉप लॉस दर्द होता है दिल में। हम रिटेल के साथ दिक्कत है आशीष सर, अब क्या करें? साउथ इंडियन बैंक ट्रेडिंग वाला गले में फंस गया है, 3.5 रुपए नीचे आ गया है। देखिए, स्टॉक में यदि देखा जाए कहीं कोई खराबी नहीं। पहली बात तो क्योंकि बुक वैल्यू 30 रुपए स्टॉक की है और आज 15 रुपए पे मिल रहा है, काफी अंडर वैल्यूड है। हमने लास्ट 2-3 क्वार्टर में काफी सिग्निफिकेंट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट आते देखा है। एनपीए भी बिल्कुल ना के बराबर है अब साउथ इंडियन बैंक के। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि पिछले 1 साल से इसमें एफआईज का लिक्विडेशन बहुत चालू है। तो आज करीब 16% उनकी होल्डिंग थी 1 साल पहले, जो अब गिर के सिर्फ 7% रह गई है। और ये जो ज्यादातर स्टॉक है ये रिटेल निवेशकों के पास में पहुंच गए। डोमेस्टिक फंड्स ने इसमें बहुत ज्यादा बाइंग किया नहीं। तो जिसके कारण से स्टॉक में राइस पे हम देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रेशर आता है। बट अभी मेरी आपको बेचने की सलाह नहीं रहेगी। मेरा मानना है कि फंडामेंटल स्ट्रांग है, इस क्वार्टर के नतीजे का वेट करें और आपका भाव जब भी वापस आता है इस क्वार्टर में या उसके बाद में, तब आप उस रेट पे इस स्टॉक से निकलने की चेष्टा करें। क्योंकि जो अभी ज्यादा बाइंग है पीएसयूज में, वो सिर्फ फ्रंटलाइन स्टॉक्स में है। तो चाहे वो एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, या पीएनबी हो, या इंडियन बैंक हो, ऐसे स्टॉक आपको बाय करना है यदि आपको पीएसयू लेना है। बट चूंकि स्टॉक ठीक है और अभी थोड़ा नीचे, तो अभी आप बने रहे। ठीक है, अभी नीचे होल्ड करें, अपनी बाइंग लेवल या उसके ऊपर मिल रहा भाव तो निकलने की वैसे कोशिश करिएगा। याशिका मैम, अगला सवाल कौन सा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र शेयर्स हैं 32,000 एट प्राइस ऑफ 29.6। यस बैंक 19,000, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 32,000। छोटा काम नहीं करते आप, तगड़ा तगड़ा ले रखा है। 32,000 बैंक ऑफ। ये क्यों लिया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र? ये पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए लिया था क्या? ये हस्बैंड ने लिया है अभी। लेकिन आशीष सर ने हिंट दे दी जब ये बात कर रहे थे साउथ इंडियन बैंक की कि किस तरह के पेडिग्री के बैंक्स पे लगाना भी है तो दाव लगाना है। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र आशीष सर क्या करा जाए? खैर आज मेरे ख्याल से रिजल्ट्स आने और आज एक 7,500 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग होनी है, उसकी तैयारी। वो डाइल्यूशन की तैयारी बढ़ रहे होंगे क्योंकि वो इक्विटी के थ्रू होनी है रेजिंग। खैर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या करूं सर? 32,000 शेयर है मेरे पास, 1 रुपए नीचे चल रही है। वैसे तो आशीष मैडम रिटेल इन्वेस्टर नहीं है मैडम, एचएनआई इन्वेस्टर है। और उनके पास में और ये ऐसा है कि बैंक में काम करते हो तो सिर्फ बैंक ही पसंद आते हैं? बैंक के कस्टमर्स, कोई आईटी, कोई रियल एस्टेट, सब पसंद नहीं आता आपको? हाँ याशिका मैम, लोगों से सुना है कि सर, मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोगों ने ही बोला है ना कि बैंकिंग के लिए फ्यूचर अच्छा है अभी, साइक्लिकल तो लेकिन बोला था आईसीआईसीआई बैंक, बोला था एचडीएफसी बैंक, बोला था एसबीआई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और साउथ इंडियन बैंक तो आपने अपनी मन से लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन बैंक का फ्यूचर तो अच्छा है। विप्रो के भी बता देना क्या किया जाए अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आशीष सर क्विकली, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक सवाल और लेना है मुझे अभी इसके बाद। मेरी सलाह मैडम स्टॉक में से निकल जाने की रहेगी, क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया जो छोटे स्टॉक हैं 10 रुपए 20-25 रुपए वाले स्टॉक, इसमें सिर्फ रिटेल निवेशक ही प्ले करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन नहीं आता है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि क्यूआईपी में किस टाइप के इन्वेस्टर आते हैं और क्या रुझान रहता है। तो इससे थोड़ा सा तेजी क्यूआईपी है इसलिए देखने को मिल रही है। बट मेरी सलाह आपको रहेगी मैम, इससे निकल के आप है ना इंडियन बैंक के स्टॉक में शिफ्ट हो जाए, जो 300 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। और वहां पर मुझे लगता है करीब 10% की अपसाइड इस क्वार्टरली नंबर्स आने के आसपास आपको बिल्कुल मिल जाएगी। तो इंडियन बैंक में मुझे नहीं लगता कि दोबारा से 31-32 के लेवल जल्दी आएगी, पर इंडियन बैंक आपको बेटर रिटर्न और क्विक रिटर्न देगा। क्विकली साधना मैम, अगला सवाल। बजाज कंज्यूमर केयर आईपीओ के समय? नहीं, सेकेंडरी मार्केट से 75 at 232। हाँ जी, अच्छा डिविडेंड है इसका। यस। प्रमोटर्स के पास भी शेयर्स हैं।
FII, DII सबने खरीद रखे हैं, बस शेयर नहीं चलता। ये शेयर नहीं चलता, ये बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ा लेगार्ड है अपनी स्पेस का, शायद एक दो को छोड़ दे तो। आशीष सर क्या करूं भाई, बजाज कंज्यूमर डिविडेंड अपनी जगह है, लेकिन 80 रुपए आज भी नीचे चल रहा है मेरी खरीद से। क्योंकि जो नंबर्स हैं वो खराब आते जा रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में भी हमने देखा काफी खराब नंबर था, ऑलमोस्ट 30% प्लस प्रॉफिट डिप था ईयर ओवर ईयर। इसके अलावा जो उनका मेजर प्रोडक्ट है एलमंड ऑयल और आंवला ऑयल, वो बहुत कॉम्पिटिटिव बिजनेस हो गए हैं, तो जो उनका मार्जिन है उस पर काफी प्रेशर है। तो मेरी सलाह मैडम इस स्टॉक में से निकल जाने की रहेगी, और मैं आपको दूसरा स्टॉक सजेस्ट करता हूँ कंजम्पशन से, वो रहेगा सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रीवरीज लिमिटेड, जो 170 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है। अभी इसी सप्ताह में नतीजे हैं, काफी अच्छे नतीजे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि FMCG में रहना है तो आपको डायरेक्ट जो कंजम्पशन वाले स्टॉक्स हैं, जैसे यूनाइटेड ब्रीवरीज है, यूनाइटेड स्पिरिट है, या सोम डिस्टिलरीज है, ऐसे स्टॉक में आप निवेश करेंगे तो आपको बेटर रिटर्न मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो कंजम्पशन पैटर्न कहीं ज्यादा है कंपेयर टू जो आपका पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के। इस नोट पर सेजल मैम, याशिका मैम, साधना मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पर रेज करने के लिए। आशीष सर बढ़िया तरीके से हमेशा की तरह क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। क्विक छोटा सा ब्रेक के उस पर क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ मोमेंटम पिकअप हो रहा है, निफ्टी बैंक अब और इंच अप कर गया। जो लास्ट चेक हमने शो की शुरुआत में लिया था, उसके चलते निफ्टी अब 1/4% की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा। एक काम कर रहा हूं, ब्रॉडर मार्केट्स की ब्रेथ के साथ आपको छोड़े जाता हूं जो स्लाइटली पॉजिटिव है। इस नोट पर आज के शो सास बहू और सेंसेक्स में इतना ही। नमस्कार।